हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बचपन से हमने यही सुना था कि मुगल अंपायर को हराना नामुमकिन ही था। किताबों में हमें यही बताया गया कि जिसके खिलाफ भी मुगलों ने युद्ध लड़ा, हर किसी को हार का ही मुंह देखना पड़ा। लेकिन दोस्तों, हमारे देश के ही अहोम किंगडम में उन्हें एक दो बार नहीं बल्कि 17 बार हराया और मुगलों से अपने जमीन की रक्षा की, वो भी तब जब मुगल अंपायर अपने पीक पर होता है। दोस्तों, 17वीं सेंचुरी आते आते भारत के बड़े लैंड मास पर मुगलों का कब्जा हो चुका होता है, लेकिन अभी तक मुगल भारत के उत्तर पूर्व के इलाके पर अपनी पकड़ नहीं बना पाते। मुगल लगातार कोशिश करते हैं कि वहां पर उनकी पॉलिटिकल सुप्रीमेसी स्टेब्लिश हो जाए। साल 1616 में पहली बार होता है जब मुगल सीधे अहोम्स पर हमला बोल देते हैं। दरअसल होता क्या है कि मुगल अंपायर के ट्रेडर्स रतन सिंह के इलीगल ट्रेड के बारे में अहोम्स को पता चल जाता है, जिस पर कड़ा एक्शन लेकर उसकी सारी एसेट्स वहां सीज कर दी जाती है और उसे असम से एक्सपेल कर दिया जाता है। अहोम्स के इसी एक्शन से उन्हें युद्ध का बड़ा बहाना मिल जाता है, जिसके बाद अबू बकर और बूशना के राजा शत्रजीत के अंडर में मुगल सेना बारनगर की ओर एडवांस करती है। बड़ी आसानी से मुगल सेना इसे कब्जा लेती है। इतनी आसान जीत के बाद मुगलों के हौसले बुलंद हो जाते हैं और वो आगे भराली संगम तक पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मुगल के इतने बड़े अटैक के बाद भी अहोम किंग समधरा में अपने आप को लगातार मजबूत करते रहते हैं। आखिरकार 1 महीने बाद अहोम मुगल्स को असम से खदेड़ देते हैं। इस अटैक से मुगल आर्मी पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती। इस बैटल में उन्हें काफी कैजुअलिटी झेलनी पड़ती है और साथ ही साथ उनकी मिलिट्री माइट पर अहोम्स एक भारी घाव दे जाते हैं। इसके बाद बीच बीच में अहोम्स और मुगल में लिमिटेड लेवल पर झड़पें होती रहती है, लेकिन 20 साल के लंबे वक्त के बाद 1636 में बड़ा हमला होता है, जब मुगल सेना एक बार फिर से पूरे अहोम किंगडम पर पूरा कब्जा करने की नीयत से युद्ध छेड़ देती है। इस कोशिश में पूरी तरीके से कामरूप पर अपना कब्जा जमा लेते हैं और किंगडम को अपने मुगल शासन में मिला लेते हैं। अहोम्स को मिली इस करारी हार के बाद मुगल्स को लगने लगा था कि इतनी बड़ी हार के बाद अब ये उनकी तरफ कभी मुंह उठाकर नहीं देखेंगे। लेकिन अहोम्स के मन में कुछ और ही चल रहा था, एंड दे वर वेटिंग फॉर द वन राइट टाइम। और ये टाइम आता है 2 साल बाद, यानी साल 1638, जब अहोम्स एक बार फिर दमदार वापसी करते हैं। समधरा के पास एक बार फिर भयंकर लड़ाई लड़ी जाती है। अहोम्स इतनी वीरता के साथ युद्ध लड़ते कि मुगल सेना को हार माननी पड़ जाती है और फिर एक बार अहोम का अपने पूरे किंगडम पर एक छत्र राज बन जाता है। लगातार कॉन्फ्लिक्ट में होने की वजह से इन दोनों की फाइनेंशियल स्थिति भी काफी खराब हो जाती है। इसे देखते हुए दोनों अंपायर एक पीस ट्रीटी पर साइन करने का फैसला लेते हैं और साल 1639 में दोनों के आर्मी कमांडर्स ने ट्रीटी ऑफ असुरार अली पर साइन किया। ट्रीटी के मुताबिक पूरा वेस्टर्न असम का इलाका मुगल्स के अंडर में चला जाता है और वहीं मुगल अहोम किंगडम की इंडिपेंडेंस और सोवरेनिटी को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। लेकिन दोनों के बीच हुई पीस ट्रीटी को पूरी तरीके से ऑनर नहीं किया जा रहा था। कई मुद्दों पर दोनों में लगातार फ्रिक्शन बढ़ते जा रहे थे, लेकिन फिर भी दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। इसके बाद 1648 में अहोम किंगडम के नए राजा बनते हैं जयध्वज। उनके मन में इसको लेकर एक बड़ी सी टीस रहती है कि उनकी जमीन पर एक इन्वेडर्स ने कब्जा कर लिया है, जिसके बाद वो 1649 में मुगल्स पर हमला बोल देते हैं और उन्हें न केवल गुवाहाटी से उखाड़ फेंका बल्कि मानस नदी तक उनका पीछा किया जाता है। इसके अलावा बड़ी संख्या में मुगल आर्मी के लोगों को भी बंदी बना लिया गया। वहीं 1649 में औरंगजेब दिल्ली की तख्त पर बैठ जाता है, लेकिन तब तक उसकी नजर ईस्टर्न इंडिया पर नहीं होती। लेकिन 1662 औरंगजेब अपने मिलिट्री जनरल मीर जुमला को एक बार फिर अहोम किंगडम पर हमला करने का ऑर्डर देता है। मुगल बड़ी आसानी से मनाहा और गुवाहाटी पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन मुगल यहाँ कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करके नहीं जीत जाते, बल्कि अहोम आर्मी के बीच चले डिससेटिस्फैक्शन में इसका बड़ा हाथ होता है। इसी वजह से मुगल्स लगातार अहोम किंगडम पर अपना वर्चस्व जमाने लगते हैं और लगातार रेड्स करते हुए वो कालियाबोर तक पहुंच जाते हैं। तब अहोम्स की सेना को रियलाइज हो जाता है कि अगर अब इन्हें नहीं रोका गया तो पूरा किंगडम ही मुगल्स के हत्थे चढ़ जाएगा। इसके बाद वो अपने आप को सिमलूगढ़ और समधारा में कंसंट्रेट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार मुगल आर्मी के सामने वो टिक नहीं पाते। हालांकि इस बार वो मुगल आर्मी के सामने टिक नहीं पाते। इस विक्ट्री के बाद मीर जुमला के हौसले और बुलंद हो जाते हैं और उसने अहोम किंगडम की कैपिटल पर ही धावा बोल दिया है, जिसके बाद राजा जयध्वज को अपनी कैपिटल और खजाना छोड़कर रातों रात भागना पड़ गया था। अहोम्स की इस करारी हार के बाद एक बार फिर मुगल और अहोम के बीच ट्रीटी ऑफ घिलर जाली साइन होती है। इसके तहत राजा जयध्वज को 3 लाख रुपए, 90 हाथी और अपनी इकलौती बेटी को मुगल हैरम में भेजने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस ट्रीटी के साइन होने के कुछ दिन ही बाद ही राजा जयध्वज की डेथ हो जाती है
हालांकि राजा जयध्वज ट्रिटी के मुताबिक पहली इंस्टॉलमेंट दे चुके थे, लेकिन उनके सक्सेसर राजा चक्रध्वज इस ट्रिटी के पूरी तरीके से खिलाफ होते हैं और उनके शासन में अहोम किंगडम ने मुगल्स को वॉर इंडेमनिटी देने से मना कर दिया। वहीं गुवाहाटी के नए फौजदार सैयद फिरोज खान लगातार वॉर इंडेमनिटी को लेकर धमकी भरे लेटर दे रहे होते हैं। इसी को देखते हुए राजा चक्रध्वज इससे भारी नाराज हो जाते हैं और मुगल आर्मी के खिलाफ एक बार युद्ध छेड़ देते हैं। इस युद्ध में मुगल्स को मुंह की खानी पड़ती है और एक बार फिर पूरा असम अहोम्स के अंडर आ जाता है। इस हार से दिल्ली में औरंगजेब काफी नाराज हो जाता है और छोटे से अहोम किंगडम को खत्म करने के लिए वो अम्बेर के राजा की अगुवाई में साल 1771 में सबसे बड़ी सेना भेजता है। इस सेना में राम सिंह की 4000 मनसब से 4000 सैनिक, 1500 औरंगजेब के सैनिक, 30,000 पैदल सैनिक, 18,000 घुड़सवार, 2,000 तीरंदाज और 40 जहाज शामिल होते हैं। इसके अलावा कूच बिहार से भी सैनिक भेजे जाते हैं और अनुमान लगाया जाता है कि कुल संख्या करीबन 80,000 के आसपास हो जाती है। वहीं अहोम किंगडम के कमांडर लचित बोरफुकन मुगल्स की इतनी बड़ी आर्मी से बखूबी वाकिफ थे। उन्हें पता था अगर वो आमने सामने की लड़ाई में आ जाएंगे तो मुगल अहोम्स को आउटनंबर कर देंगे। इसके बाद वो गुरिल्ला वॉरफेयर की स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करते हैं। चूंकि दोस्तों गुवाहाटी पहुंचने के दो ही रास्ते थे, या तो असम की वैलीज को क्रॉस कर यहां तक पहुंचा जाए या फिर ब्रह्मपुत्र को पार कर। लचित बोरफुकन इस बात को बेहतर तरीके से जानते होते कि मुगल नेवी काफी इनएक्सपीरियंस और वीक है, तो अगर वो पानी के रास्ते आएंगे तो उन्हें आसानी से हराया जा सकेगा। इसलिए डिसाइड होता है कि लैंड रूट को पूरी तरीके से ब्लॉक किया जाए और उन्होंने मिट्टी और पत्थरों की मदद से गुवाहाटी जाने वाले सारे पैदल रास्ते ही बंद कर दिए, जिसके बाद मजबूरी में राम सिंह को अपनी सबसे कमजोर कड़ी यानी नेवी का सहारा लेना पड़ता और फैसला होता है कि वो सराय घाट होकर गुवाहाटी में एंटर करेंगे, जहां ब्रह्मपुत्र केवल 1 किलोमीटर चौड़ी है। लेकिन मुगल आर्मी को वहां 3 तरफ से घेर लिया जाता है। अहोम्स के इस डेडली अटैक के सामने उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है और उनकी बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए। अहोम्स ने मुगल्स के ऊपर बहुत ही बड़ी जीत हासिल कर ली और ये मुगलों की अब तक की सबसे बड़ी हार मानी गई। लेकिन एक बार फिर मुगल 1679 में अहोम किंगडम पर अपना अधिकार जमाने के लिए गुवाहाटी के कमांडर लालुक बारफुकन को लालच देकर अपने साइड कर लेते हैं। बंगाल के सूबेदार ने लालुक को 4 लाख रुपए घूस और अहोम की राजगद्दी भी ऑफर कर दी। इस पर लालुक तुरंत हाँ कर देते हैं और मुगल आर्मी को गुवाहाटी में एंटर करवा देता है, जिसके बाद एक बार फिर मुगल अहोम्स पर हमला बोल देते हैं। अपने से मिली गद्दारी की वजह से अहोम ये युद्ध बुरी तरीके से हार जाते हैं। लेकिन इस हार के 2 साल बाद एक बार फिर अहोम्स उठ खड़े होते हैं और राजा गदाधर सिंह फैसला करते हैं कि वो हारी हुई जमीन को एक बार फिर वापस लेंगे। एंड फॉर वन लास्ट टाइम दे स्ट्राइक ऑन मुगल्स और मुगलों के एक बार फिर से यहाँ भागना पड़ जाता है। लेकिन ये आखिरी बार था जब मुगल ने अहोम्स के साथ वॉर लड़ी। उन्हें समझ में आ गया था इन जाबाज शूरवीरों की जमीन को हथियाना बिल्कुल आसान नहीं है, ये हर बार हमें कड़ी चुनौती देंगे। इसके बाद अगले 150 सालों तक अहोम्स का पूरे असम पर एक छत्र राज चलता है। दोस्तों ये कहानी थी इतिहास के पन्ने में खोए ऐसे एम्पायर की जिसने अपने हक के लिए कभी हार नहीं मानी। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कैसी लगी आपको वीडियो और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। इसके साथ आप हमारे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।